नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है विपणन मिश्र। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि विपणन मिश्र के तत्व क्या क्या होते हैं। विपणन मिश्र के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया था: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसमें हम उत्पाद के बारे में पढ़ चुके थे कि उत्पाद को सुविधा के अनुसार या टिकाऊपन के अनुसार या मूर्त रूपता के आधार पर जो है विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है, और उनका जो है उत्पाद जो मिश्रण है उसके क्या तत्व हैं वह आज हम पढ़ेंगे। तो उत्पाद मिश्रण के घटक। तो ग्राहकों के लिए उत्पाद की अनुकूलतम पूर्ति हेतु विभिन्न उत्पाद मिश्रण तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए कि उत्पाद जो है वे लगातार ग्राहकों को मिलते रहें, यानी उनकी पूर्ति बनी रहे। इसके लिए जो है विभिन्न जो उत्पादन मिश्रण है उनको काम में लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहला है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग क्या होता है? वह किसी भी उत्पाद की कोई विशेष नाम है या चिन्ह है या कोई भी मार्क है जिसके द्वारा उस उत्पाद को पहचाना जा सके, उस उत्पाद की अलग क्या रहे, ग्राहकों के समक्ष अलग तरीके से प्रस्तुति हो सके। तो ऐसी चिन्ह को क्या कहा जाता है? ब्रांडिंग कहा जाता है। तो यह उत्पाद के नाम, चिन्ह आदि का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। यानी उत्पाद का नाम, जैसे लक्स का सोप हो गया, एलजी की मशीन हो गई, तो ब्रांडिंग है। डाबर का च्यवनप्राश हो गया, तो ये ब्रांड नेम होते हैं और उनके नाम से ही वे वस्तु, उनके ब्रांड के नाम से ये वस्तु मार्केट में अगर प्रसिद्ध हो जाती है तो उपभोक्ता भी ब्रांड नेम से ही खरीदना पसंद करते हैं। ब्रांड उत्पाद की पहचान होती है, वह उत्पाद की पहचान होती है। जैसे नारियल का तेल है, तो विभिन्न तरीके से अलग अलग ब्रांड का मार्केट में मौजूद है। डाबर का अलग है और भी पतंजलि का अलग है। तो हम जो ब्रांड फेमस हो जाता है, जो लोगों में अधिक ख्याति प्राप्त कर लेता है, उसी के नाम से फिर वह उत्पाद की क्या बन जाती है? पहचान बन जाती है। ब्रांड का वह भाग जो बोला नहीं जा सकता, मतलब कोई साइन जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, उसे ब्रांड मार्क कहा जाता है। यानी किसी कोई ब्रांड है, उसका कोई चिन्ह जो हो जाता है, जो मार्क हो जाता है, वो उसे ब्रांड मार्क कहा जाता है। जैसे हमने कल भी देखा था कि एलजी का, तो इस तरीके से कुछ एलजी का है, तो ये एलजी का ब्रांड मार्क है। ये मार्क है, इसको देख के पहचाना जा सकता है कि ये एलजी का प्रोडक्ट है। तो एक ब्रांड जिसने कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर ली है उन्हें ट्रेडमार्क कहा जाता है। और यदि कोई ब्रांड नेम है या ब्रांड चिन्ह है जिन्होंने कानून की तरफ से भी अपनी सुरक्षा कर लिया है कि अब ऐसी चिन्ह का उपयोग या ऐसे नाम का उपयोग किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ऐसी कानूनन जो सुरक्षा प्राप्त कर ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? ट्रेडमार्क कहा जाता है। फिर है ब्रांडिंग में कंपनियों को अलग अलग उत्पाद के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है। कि ब्रांडिंग कर दी जाती है, उत्पाद की एक विशेष पहचान दे दी जाती है, तो उसके मूल्य निर्धारण में भी वह सहायता करता है तथा उपभोक्ता भी उत्पाद के अच्छे गुण के कारण उसको खरीदते हैं। फिर है पैकेजिंग। एक जो उत्पाद मिश्रण का जो दूसरा घटक है पैकेजिंग, यानी उत्पाद को प्रस्तुत करने का तरीका और उसको सुरक्षित रखने के लिए जो उन्हें डिब्बे में रखा जाता है उसे पैकेजिंग कहा जाता है। कि उत्पाद की सुरक्षा के लिए उत्पाद को विभिन्न परतों में संरक्षित रखना, यानी विभिन्न परतों में क्या रखना? उसे सुरक्षित रखना ही पैकेजिंग कहलाता है। पैकेजिंग भी कई स्तर की होती है। प्राथमिक स्तर, यानी जो उत्पाद है उसे डायरेक्टली पहली बार जो पैकिंग की जाती है वह पैकेजिंग क्या कहलाती है? प्राथमिक पैकेजिंग कहलाती है। जैसे टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट को प्लास्टिक के उसके कंटेनर जो ट्यूब आती है उसमें रखा जाता है, तो उसकी प्राथमिक पैकेजिंग है। फिर उसके बाद उसे जो कागज के डब्बे में पैक किया जाता है उसकी वह द्वितीय पैकेजिंग है। तो इस तरीके से जब उत्पाद को तुरंत पैकिंग कर देते हैं, जैसे दूध की पैकिंग है, दूध को डायरेक्ट एक प्लास्टिक की थैली में पैक कर दिया जाता है, तो वह उसकी प्राथमिक पैकिंग है। और फिर उसको अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है उन जो है दूध के पैकिंग को, तो वह उसकी द्वितीय पैकिंग होती है। यानी उनकी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की जो है पैकेजिंग की जाती है। तो उत्पाद की तुरंत पैकिंग को प्राथमिक पैकिंग कहते हैं, जैसे दूध की पैकिंग। द्वितीय पैकेज, जो प्राथमिक पैकेज वाली वस्तु है, जो प्रथम बार जो आपने पैकेट जो उसको सुरक्षा दे दिया है, उसे आवरण दे दिया है, अब उसे और सुरक्षा देने के लिए दूसरी बार भी क्या किया जाता है? उसको पैक किया जाता है। तो वस्तु की सुरक्षा हेतु अन्य पैकेज में उसे रखना, वह द्वितीय पैकेज होता है।
द्वितीयक पैकेज कहलाता है, जैसे दूध के पैकेटों को विभिन्न कैरेटों में रखना। अब दूध की जैसे पैकिंग कर ली, थैलियों में पैकिंग कर लिया, अब उन्हें कैरेटों के माध्यम से अलग अलग जो है विक्रय स्थलों पर भेजना, ताकि वे सुरक्षित रूप से पहुंच सके। तो यानी जो उत्पाद है उसकी बार जो पहली बार जो पैकिंग होती है प्राथमिक पैकेज कहलाता है, पैकिंग कहलाता है, और जब उसकी दोबारा पैकिंग की जाती है उसकी सुरक्षा के लिए तो उसे द्वितीय पैकेज कहा जाता है। फिर है परिवहन पैकेज, यानी परिवहन पैकेज का मतलब परिवहन के लिए, यानी जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रकों के माध्यम से पहुंचती है तो उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसके लिए जो पैकेजिंग की जाती है उसे परिवहन पैकेज कहा जाता है। माल को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो भी पैकेजिंग की जाती है उसे परिवहन पैकेजिंग कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े कंटेनर्स में रख देना, कार्टन्स जो होते हैं उनमें पैक कर देना, तो वह परिवहन पैकेजिंग कहलाती है। लेबलिंग क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर एक कागज का एक लेबल लगा हुआ होता है जिसमें उस उत्पाद से संबंधित संपूर्ण जानकारी लिखी हुई रहती है कि वह उत्पाद किस अवयव से मिलकर बना है, उसकी निर्माण तिथि क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसको किस तरीके से काम में लेना चाहिए और किन लोगों के लिए, किस व्यक्ति के लिए वह उपयोगी है, वह सभी जो एक लेबल के ऊपर लिखी रहती है। यानी जो उत्पाद से संबंधित जो सारी सूचनाएं हैं इस लेबलिंग में होती है। तो उत्पाद के ऊपर एक कवर होता है जो उसके कंटेंट, यानी उसमें किन किन कंटेंट से मिलकर वह बना है, उसका स्वामित्व, उसकी समाप्ति की तिथि, जो उसका ब्रांड है या किसने उसे बनाया है, और उसकी समाप्ति की तिथि यानी उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, यानी कब तक आप उसको उपयोग में ले सकते हैं, उसकी निर्माण की तिथि क्या है आदि को प्रदर्शित करती है। वह उत्पाद की श्रेणीयन करने में और उसकी पहचान करने में भी मदद करती है। रंगीन व सुंदर लेबलिंग से ग्राहक क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। एक अच्छी तरीके से अगर उसको लेबलिंग किया जाए तो ग्राहक भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब है नेक्स्ट जो है मूल्य निर्धारण। हमने पहले उत्पाद के बारे में पढ़ा, अब जो सेकंड जो विपणन मिश्र का तत्व होता है वह होता है मूल्य। तो मूल्य क्या है? ग्राहक द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग द्वारा प्राप्त लाभों के बदले चुकाई गई धनराशि है। यानी जो भी ग्राहक है वह जो वस्तु का उपयोग कर रहा है या सेवा का उपयोग कर रहा है तो उस उपयोग के बदले जो राशि वह चुकाता है उसे मूल्य कहा जाता है। बाजार में उत्पाद की सफलता उसके मूल्य पर भी निर्भर करती है कि एक उत्पाद है वह बाजार में कितना सफल होगा, ग्राहकों द्वारा उसे कितना खरीदा जाएगा, यह उत्पाद के मूल्य पर भी निर्भर करता है। यदि उत्पाद बहुत अधिक महंगा है, यदि ग्राहकों द्वारा उसे सामान्य रूप से नहीं खरीदा जा सकता तो फिर वह उत्पाद का क्या होगा? कम बिक्री होगी। और यदि उत्पाद ठीक ठाक है, ग्राहकों की क्रय क्षमता के अनुसार है, यानी ग्राहक जो है उसको खरीद सकते हैं, तो उत्पाद की बिक्री भी क्या होगी? अधिक होगी। तो मूल्य के आधार पर भी उत्पाद का क्या है? सफलता निर्भर करती है। तो यदि उत्पाद का आवश्यकता से अधिक मूल्य निर्धारित किया जाता है तो यह विक्रय की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो यानी उसकी जो बिक्री होगी वह कम होगी, और अधिक बहुत कम रख दिया जाता है तो फिर उत्पादक जो है वो अपने लाभ नहीं वसूल पाता, लागत नहीं वसूल पाता, तो अनुकूलतम जो है मूल्य रखना पड़ता है। तो मूल्य निर्धारण के क्या क्या कारक हैं? यानी वस्तु या उत्पाद है या सेवा है उसका मूल्य निर्धारण करने के लिए किन किन तत्वों को ध्यान में रखना जरूरी है, उसके कारक क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है लागत। यानी एक वस्तु है उसका मूल्य निर्धारण करते समय सबसे पहले हमें उसकी लागत को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि यदि लागत ही वसूल नहीं होगी तो फिर उत्पाद का निर्माण कैसे करेगा? वह अपनी लागतों को ही वहन नहीं कर पाएगा। तो एक वस्तु का मूल्य निर्धारण करने के लिए उसकी लागतों को ध्यान में रखना पड़ता है और उस लागत में कुछ लाभ की राशि को जोड़कर ही उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो उत्पाद की लागत व वितरण के व्यय को जोड़कर तथा उत्पाद की लागत में लाभ जोड़कर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी जो उत्पाद का निर्माण हुआ है जितनी लागत से और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के जो खर्चे हैं वह जोड़कर उसकी पूरी लागत निकाल दी जाती है, और उसमें उत्पादक क्या करता है? अपने लाभ, भाई वो उत्पादन क्यों कर रहा है? लाभ कमाने के लिए, तो अपने लाभ को जोड़कर एक राशि निर्धारित कर लेता है ताकि उसका मूल्य का निर्धारण सही तरीके से हो सके।
उत्पाद के मूल्य का निर्धारण जो है मांग पर भी निर्भर करता है। उस वस्तु की मांग कितनी है मार्केट में, कितना अधिक लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उपभोक्ता उसे कितनी अच्छी तरीके से उपयोग में ले रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं, यह भी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में उपयोगी होता है। कि वस्तु की मांग भी उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की मांग अधिक है, यदि यह वस्तु ऐसी है जिसकी मांग मार्केट में बहुत अधिक है, उपभोक्ता उसकी अधिक मांग कर रहे हैं, तो फिर उत्पादक भी क्या करेगा, उसका अधिक मूल्य रखेगा, क्योंकि उसकी मांग अधिक है, लोग तो उसको खरीदेंगे ही। तो अधिक कीमत चुकाने के लिए भी उपभोक्ता क्या रहते हैं, फिर उसके लिए तैयार रहते हैं। तो उत्पादक द्वारा वस्तु के ऊंचे मूल्य वसूले जा सकते हैं, परंतु कितना अधिक कीमत रखी जाए यह क्रेताओं की भुगतान क्षमता और उनके उत्पादन की पसंद पर निर्भर करता है। ये तो डिसाइड कर लिया कि अधिक मूल्य रख लेंगे, लेकिन कितना अधिक मूल्य रखेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा अधिक मूल्य रख लिया तो क्रेता की भुगतान क्षमता ही नहीं है, तो क्रेता उसे नहीं खरीदेगा। तो क्रेता की भुगतान क्षमता और उस उत्पाद को क्रेता कितना पसंद करता है, इसके आधार पर उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए ही उत्पाद के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। फिर है प्रतियोगिता, यानी बाजार में प्रतियोगिता कितनी है। जैसे एक उत्पाद है, उसके जैसे ही यानी वो सेम जो उत्पाद का निर्माण करने वाले विभिन्न उत्पादक होते हैं, तो उस उत्पाद की बाजार में प्रतियोगिता कितनी है उसको ध्यान में रखकर भी, यानी सेम जो उत्पाद है उसके अन्य जो उत्पादक द्वारा उसका मूल्य कम रखा गया है, तो हमें भी उसके अनुसार जो है मूल्य कम रखना पड़ेगा। अगर मूल्य ज़्यादा रख दिया जाएगा तो हमारा उत्पाद नहीं बिकेगा, उस विनिर्माता का उत्पाद नहीं बिक के अन्य जो उत्पादक है, विनिर्माता है, उनका जो उत्पाद है उसकी अधिक बिक्री होगी। तो समान प्रकार के उत्पादों के मध्य मूल्य की प्रतियोगिता होती है। एक जैसे उत्पाद का निर्माण करने वाले जो भिन्न भिन्न उत्पादक हैं, उनके मध्य मूल्य की प्रतियोगिता रहती है। ग्राहकों को बनाए रखने के लिए वे बाजार की प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उचित कीमत का निर्धारण करना पड़ता है। जो बाजार की जो प्रतियोगिताएं हैं, यानी जो समान प्रकार का उत्पाद करने वाले विनिर्माता हैं, उत्पादक हैं, उन्हें बाजार में टिके रहने के लिए जो अपने प्रतियोगी जो वस्तु है उसके मूल्य का भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर है विपणन का उद्देश्य, यानी जो मार्केटिंग है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना, तो फिर मूल्य कम रखेंगे। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना है, अधिक से अधिक बिक्री करनी है, तो फिर जो है मूल्य का निर्धारण भी उसके आधार पर किया जाता है। यदि फर्म के विपणन के उद्देश्य पर भी उत्पाद का मूल्य निर्भर करता है। यदि फर्म का उद्देश्य अधिकतम विक्रय करना है तो वह उत्पाद का कम मूल्य रखेगा। यदि उनको ये अधिक से अधिक बिक्री पर अगर उसका ज़्यादा जोर है, तो बिक्री कब होगी, जब उपभोक्ता उसको खरीदेंगे। और उपभोक्ता कब खरीदेंगे, जब उसका मूल्य कम होगा। तो जब मूल्य कम होगा तो विपणन का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, अधिकतम बिक्री उसकी पूर्ति होगी। तो विपणन के उद्देश्य पर भी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सरकारी अधिनियम, कुछ संवैधानिक नियम बनाए गए हैं मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार के द्वारा, तो उसका भी पालन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण के लिए जिन उत्पादों में संवैधानिक सीमा का निर्धारण किया गया है, उनकी पालना करके ही मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। अब मूल्य निर्धारण की पद्धति, यानी मूल्य का निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां काम में ली जा सकती है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो पहली है लागत आधारित मूल्य निर्धारण। लागत आधारित मूल्य निर्धारण का क्या मतलब है, यानी जो भी वस्तु को बनाने में या उत्पाद को बनाने में जो भी लागत आई है, उसमें उत्पादक क्या करता है, अपना लाभ जोड़कर एक मूल्य निर्धारित कर लेता है। मान लीजिए एक वस्तु है जिसको बनाने की लागत 8 रुपए है, लागत कितनी है, 8 रुपए है, तो 8 रुपए में तो मार्केट में नहीं बेच देगा, वो लाभ भी तो कमाएगा। मान लीजिए इसमें उसने 25% क्या कर रहा है, वह लाभ कमा रहा है, यानी 2 रुपए। तो ये 2 रुपए इसमें ऐड करके वह वस्तु मार्केट में 10 रुपए में बेची जाएगी। यानी लागत के अंदर अपने लाभ को जोड़कर ही वह क्या करेगा, वस्तु को मार्केट में बेचेगा। तो इसके अंतर्गत उत्पाद की लागत में अपेक्षित लाभ की राशि को जोड़कर उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी जो भी लागत लगी है उस उत्पाद को तैयार करने में, उसमें उस वस्तु का जो लाभ है उसको बेचने के लिए उसे कितना लाभ कमाने की जरूरत है ताकि वह आगे भी कार्य कर सके, तो वह अपने लाभ को जोड़कर ही मूल्य का निर्धारण करता है। प्रतियोगिता आधारित मूल्य निर्धारण,
कभी कभी उत्पादक क्या करता है, ना लागत ध्यान में रखता है, ना ग्राहकों की जो भी भुगतान क्षमता है उसको ध्यान में रखता है, बल्कि मार्केट में प्रतियोगिता कितनी है, जो प्रतियोगी उत्पाद है उसका मूल्य कितना है, उसके आधार पर अपने उत्पाद का निर्धारण करता है। क्योंकि बाजार में बने रहने के लिए उसे उस प्रतियोगी जो उत्पाद है उससे सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बाजार जहां प्रतियोगिता अधिक है वहां वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण प्रतियोगी द्वारा निर्धारित मूल्य के आसपास ही किया जाता है। इसे यंग रेट प्राइसिंग भी कहते हैं। यानी जो प्रतियोगी उत्पाद है उसका मूल्य क्या है, उसके आधार पर ही एक उत्पादक क्या करता है, अपने उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करता है। तो इसे प्रतियोगिता आधारित मूल्य निर्धारण कहा जाता है। मांग आधारित मूल्य निर्धारण यानी मांग के आधार पर अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करता है। यदि उस वस्तु की मांग अधिक है तो वह अधिक मूल्य निर्धारित करेगा, और यदि उस वस्तु की मांग कम है तो वह कम मूल्य निर्धारित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तो वस्तु की मांग के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है। यदि मांग अधिक है तो मूल्य अधिक रखा जा सकता है, और यदि मांग कम है तो उत्पाद को सस्ते दाम पर बेचते हैं। तो मांग के आधार पर भी मूल्य का निर्धारण किया जाता है, लागत के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कि फर्म का उद्देश्य क्या है उसको ध्यान में रखकर भी उत्पाद के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। यह पद्धति नए उत्पादों पर लागू होती है यदि नए उत्पाद के प्रारंभिक चरण में उत्पादक बाजार पर कब्जा करना चाहता है। यानी जब कोई उत्पादक है वो कोई नया उत्पाद बाजार में उतारता है और उसका उद्देश्य है कि वह अधिकतर बाजार को क्या कर ले, कवर कर ले, तो वह उत्पाद का मूल्य कम रखेगा। तो अगर शुरू में ही कोई नया उत्पाद है, उस नए उत्पाद के द्वारा वो चाहता है कि बाजार में उसका एकाधिकार हो जाए, तो वह उत्पाद का मूल्य क्या रखेगा, कम रखेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, बाजार पर एकाधिकार करना, बाजार पे कब्जा कर लेना। और यदि उसका उद्देश्य उन्हीं ग्राहकों को उत्पाद बेचना है जो अधिक मूल्य चुका सकते हैं, तो वह उत्पाद का अधिक मूल्य रखेगा। और यदि उसका उद्देश्य नहीं है कि वे बाजार में एकाधिकार रखे, बल्कि उसका उद्देश्य है कि जो ग्राहक है ऐसे ग्राहकों को अपना उत्पाद बेचना जो अधिक मूल्य चुका सकते हैं, तो फिर वह क्या रखेगा, अपने उत्पाद का मूल्य भी अधिक रखेगा। तो 4 तरीके से हमने ये देखा कि वस्तु है उसके मूल्य के निर्धारण की क्या क्या पद्धतियां होती हैं। अब हम जो विपणन मिश्र का जो तीसरा तत्व है, स्थान या फिर वितरण के माध्यम, यानी जिसके माध्यम से वस्तु को या जो सेवा है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, यानी जो उत्पादन स्थल है, उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाया जाता है, तो वो वितरण के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। वितरण के माध्यम से तात्पर्य विनिर्माता द्वारा उत्पाद का स्वामित्व, यानी जो स्वामित्व है, मूल्य के बदले जो स्वामित्व है वह विक्रेता से क्रेता के पास आ जाता है, तो उसका स्वामित्व और उसका भौतिक हस्तांतरण उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले मार्ग से है। यानी वह माध्यम जिसके द्वारा वस्तु का स्वामित्व और उसका हस्तांतरण क्रेता को हो जाता है, ऐसे माध्यम वितरण के माध्यम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं वितरण के माध्यम में, कि ग्राहकों से संपर्क रखना और उनसे जानकारी प्राप्त करते रहना, वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण की सुविधा वितरण के माध्यम के द्वारा होती है, विक्रय बाद की सेवाएं उपलब्ध कराना और वस्तुओं को सुविधाजनक बिक्री केंद्रों पर पहुंचाना। जो वितरण के माध्यम है, जो कड़ी के रूप में काम करते हैं, उनके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अब वितरण माध्यमों के प्रकार, जो वितरण तंत्र है, जो एक श्रृंखला है, वो कितने प्रकार की होती, कितने प्रकार से जो उत्पादक है अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है। तो पहला है शून्य स्तरीय वितरण माध्यम। शून्य स्तरीय का मतलब बीच में कोई भी जो है एजेंट नहीं होता, कोई भी इसके अंदर वितरण श्रृंखला नहीं होती है, विनिर्माता से डायरेक्ट जो है वस्तु उपभोक्ता तक पहुंच जाती है, तो उसे शून्य स्तरीय वितरण माध्यम कहा जाता है। उत्पादक द्वारा बिना मध्यस्थ के सीधे ही वस्तुओं को बेचना शून्य स्तरीय वितरण या प्रत्यक्ष माध्यम कहलाता है। यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता तक पहुंच, वह शून्य स्तरीय वितरण माध्यम कहलाता है। कुछ जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं और विशिष्ट तकनीकी वस्तुएं, जो घरेलू प्रयोग की वस्तुएं हैं, उनके लिए पद्धति उत्तम होती है। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको हम विभिन्न श्रृंखला से होकर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर अलग अलग श्रृंखला में वह जाएंगी, तो थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, तो फिर वस्तु खराब हो सकती है।
तो ऐसी वस्तुएं या कोई तकनीकी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग डायरेक्ट जो है विनिर्माता द्वारा बेचा जा सकता है उपभोक्ता को, तो ऐसी वस्तुओं के वितरण के लिए जो है किसी भी मध्यस्थ की का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि विनिर्माता द्वारा डायरेक्ट ही वे वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। यानी जो विनिर्माता है वे डायरेक्ट ही वस्तुएं किसको पहुंचाता है, उपभोक्ता तक पहुंचाता है, और किसी भी प्रकार के मध्यस्थ का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। फिर एक स्तरीय वितरण माध्यम, एक स्तरीय मतलब बीच में एक मध्यस्थ का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत निर्माता एक मध्यस्थ यानी फुटकर व्यापारियों के माध्यम से उत्पादक को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। यानी बीच में जो वस्तुएं हैं वो निर्माता से फुटकर विक्रेता के पास आती हैं, और फिर फुटकर विक्रेता जो हमारे आसपास के जो दुकानदार हैं वे फुटकर विक्रेता हैं, फिर वह वस्तुएं किसको पहुंचाते हैं, उपभोक्ता को पहुंचाते हैं। तो जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनके लिए पद्धति उत्तम होती है, टिकाऊ वस्तुओं के लिए पद्धति उत्तम होती है। द्विस्तरीय वितरण माध्यम, जिसमें 2 स्तर होता है कि यह 2 मध्यस्थ फुटकर विक्रेता व थोक विक्रेता के द्वारा उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने का माध्यम है। इसमें 2 मध्यस्थ काम में लिए जाते हैं। निर्माता से वस्तु थोक व्यापारी, एक बड़ी संख्या में थोक व्यापारी उनको खरीदता है, और छोटी छोटी मात्रा में फिर वह वस्तुएं फुटकर व्यापारी के पास जाती हैं, और फिर उपभोक्ता किससे खरीदता है, फुटकर व्यापारी से अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदता है। तो यह उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उपयुक्त रहता है। जो भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, हमारे डेली के काम की जो वस्तुएं हैं, या फिर और भी जो उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ा, तो उनके वितरण के लिए श्रृंखला अपनाई जाती है। 3 स्तरीय वितरण माध्यम कि जब थोक व्यापारी अधिक है, जब थोक व्यापारी भी अधिक है, मतलब डायरेक्ट निर्माता थोक व्यापारी तक भी नहीं पहुंच सकता, तो बीच में कुछ एजेंटों की सेवाएं ली जाती है। तो अधिक क्षेत्र में फैले हुए हों तो निर्माता व्यापारी एजेंटों के माध्यम से उत्पाद को थोक व्यापारी तक पहुंचाते हैं। जैसे निर्माता है तो थोक व्यापारी तक नहीं जा सकते डायरेक्ट, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा है, तो एजेंट के माध्यम से वस्तुएं थोक व्यापारी के पास पहुंचती है, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी, और फिर फुटकर व्यापारी से वस्तुएं कहाँ पहुंचती है, उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो ऐसा वितरण तंत्र 3 स्तरीय वितरण तंत्र कहलाता है। वितरण के माध्यम को प्रभावित करने वाले कारक, अब जो भी वितरण का माध्यम है वो कैसा माध्यम होगा, यानी उसका निर्धारण क्या किस के ऊपर निर्भर करता है, उसके क्या क्या कारक है। तो एक है, पहला है बाजार की प्रकृति, कि कौन से वितरण माध्यम तंत्र का हम उपयोग में लें, तो ये पहला जो उसका कारक है वह है बाजार की प्रकृति। वितरण के माध्यम के चुनाव, बाजार की प्रकृति को जानना आवश्यक है। यानी जो भी वितरण का माध्यम हमें चुनना है उसके लिए बाजार को ध्यान में रखना जरूरी होता है। यदि क्रेताओं की संख्या सीमित है, यदि सीमित क्रेता हैं, उस उत्पाद के ज़्यादा लोग उसे नहीं खरीदते हैं, तो प्रत्यक्ष माध्यम का चुनाव किया जा सकता है। तो डायरेक्ट निर्माता भी क्या कर सकता है, उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है। परंतु क्रेताओं की संख्या अधिक है और वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो मध्यस्थों के माध्यम से उत्पाद का वितरण किया जाता है। यानी हम एक उत्पाद के वितरण के लिए कौन सी श्रृंखला काम में लें, तो यह क्रेताओं की संख्या पे भी निर्भर करता है, बाजार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यदि क्रेताओं की संख्या सीमित है तो विनिर्माता डायरेक्ट क्या कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचा सकता है। परंतु यदि क्रेता बहुत अधिक हैं, बहुत विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो फिर वितरण जो माध्यम है, थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, उनके माध्यम से जो है वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। उत्पाद की प्रकृति, उत्पाद कैसा है, यदि खराब होने वाला है जल्दी तो डायरेक्ट, और यदि खराब होने वाला नहीं है, टिकाऊ है, तो वितरण तंत्र या फिर जो माध्यम है, मध्यस्थ है, उनके माध्यम से उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो उत्पाद की प्रकृति तकनीकी है तथा उसके विक्रय से पहले और बाद की सेवाओं की आवश्यकता है, तो उत्पादक फुटकर विक्रेताओं की सेवाओं का उपयोग करता है। जैसे रिटेलर हो गए, सुपरमार्केट हो गए, जैसे कोई मशीन है, कोई वॉशिंग मशीन है, तो जिनमें विक्रय से पहले और बाद में सेवाएं दी जानी है, तो उत्पादक क्या करता है, ऐसे जो उत्पाद है उन्हें फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। परंतु यदि उपभोक्ता वस्तु है और वितरण के लिए लंबी श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, यानी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, डेली के काम आने वाली वस्तुएं जो जल्दी जल्दी काम में ली जाती है, तो ऐसी वस्तुओं के वितरण के लिए एक लंबी श्रृंखला काम में ली जाती है। कंपनी की क्या प्रकृति है कि वे फर्में जो अपना वितरण तंत्र बाजार में स्थापित करना चाहती हैं, वह लघु माध्यम का उपयोग करती है।
ऐसी फर्में जो खुद का ही वितरण तंत्र बाजार में स्थापित करना चाहती है तो फिर वे ज्यादा मध्यस्थों का प्रयोग नहीं करती है। मध्यस्थों का महत्व, उस उत्पाद के लिए मध्यस्थ का महत्व क्या है, इसके आधार पर भी वितरण तंत्र का निर्धारण किया जाता है कि अच्छे व ईमानदार मध्यस्थों के द्वारा नए उत्पाद को बाजार में सफलता दिलाई जा सकती है। यदि ईमानदार है, अच्छे मध्यस्थ है, जो वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, तो कोई भी जो नया उत्पाद है उसे बाजार में सफलता दिलाई जा सकती है। वह उत्पाद जिनके विक्रय की मात्रा पर्याप्त है, उनकी बिक्री के लिए मध्यस्थों का प्रयोग प्रत्यक्ष विक्रय में लगने वाले व्ययों को कम करता है। यानी ऐसा उत्पाद जो सीमित मात्रा में बिक्री जिसकी होती है, जिसकी ज़्यादा लोगों में जिसको क्रय नहीं किया जाता, तो ऐसे बिक्री का प्रयोग का हम क्या कर सकते हैं, मध्यस्थों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अब जो लास्ट जो तत्व है विपणन मिश्र का, वह है प्रवर्तन, प्रमोशन, यानी उत्पाद के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाना। तो उपभोक्ताओं को उत्पाद विशेष की खरीद के लिए सूचित करना, उन्हें प्रेरित करने की प्रक्रिया प्रवर्तन कहलाती है। यानी जानकारी देना और जानकारी के माध्यम से उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित करना कि वह वस्तु उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये सभी क्रियाएं प्रवर्तन के अंतर्गत आती है। इसके उद्देश्य निम्न है। जो प्रवर्तन है वो क्यों किया जाता है, प्रमोशन क्यों किया जाता है, तो उत्पाद के विषय में रुचि जागृत करना, जो भी उत्पाद है उसके लिए ग्राहकों के मन में उसके लिए इंटरेस्ट जागृत करना, रुचि जागृत करना, उनको उत्पाद की उपलब्धता की सूचना देना कि वह उत्पाद कहाँ कहाँ उपलब्ध है और कैसे वह उसको ले सकते हैं, और उत्पाद की अन्य उत्पाद से भिन्नता बताना, वह जो उत्पाद मार्केट में प्रस्तुत किया जा रहा है वह अन्य उत्पादों से किस प्रकार भिन्न है, इन सब की जानकारी देना प्रवर्तन का क्या होता है, कार्य होता है। प्रवर्तन के तरीके, जो प्रवर्तन है वो किस किस तरीके से प्रमोशन किया जा सकता है, तो विज्ञापन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय प्रवर्तन, ये चार जो तत्व है इसे प्रवर्तन मिश्र भी कहा जाता है। यदि ये पूछा जाए कि प्रवर्तन मिश्र किसे कहते हैं, तो प्रवर्तन मिश्र में यह चार तत्वों को शामिल किया जाता है, विज्ञापन, प्रचार, व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय प्रवर्तन। इसमें सबसे पहला है विज्ञापन। विज्ञापन जो हम आसानी से जो हम देखते रहते हैं, टीवी में भी देखते हैं या समाचार पत्रों में भी जो हम देखते हैं, जो सूचनाएं दी जाती है किसी भी उत्पाद के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, जो हम जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो वह क्या होता है, विज्ञापन होता है। यह एक अव्यक्तिगत संप्रेषण है, क्योंकि डायरेक्ट जो है संपर्क करके वस्तु की जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि इसे टेलीविजन पे उस वस्तु के बारे में बताया जाता है, या पत्र पत्रिका है, समाचार पत्र है, उनके माध्यम से जो है सूचना दी जाती है। तो यह अव्यक्तिगत संप्रेषण होता है जिसका प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। अगर टेलीविजन पे कोई विज्ञापन आ रहा है तो उसके प्रायोजक क्या करेगा, उसका भुगतान करेगा, फ्री में उसका टेलीकास्ट नहीं होता, तो प्रायोजक द्वारा जिसका भुगतान किया जाता है। यह छपाई माध्यम जो समाचार पत्र पत्रिका है उसके माध्यम से भी, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो है, टेलीविजन है आदि के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रमोशन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत उत्पाद के गुणों क्या किया जाता है, उत्पाद के मतलब इस तरीके से उसको दिखाया जाता है कि उसके माध्यम से जो उत्पाद के गुण है, लक्षण है, उसकी विशेषता है, उसका मूल्य है और उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो उत्पाद के गुण, लक्षण, उसकी उपलब्धता के विषय में जानकारी दी जाती है, और यह प्रवर्तन के अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक लचीला व कम खर्चीला होता है। फिर दूसरा है प्रचार। प्रचार जिसमें अपने आप ही क्या है, किसी वस्तु है, कोई उत्पाद है या कोई कंपनी है, उसके बारे में जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है और इसके लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है। तो प्रचार किसी उत्पाद या संस्था का बिना धन व्यय किए उसकी जानकारी जन साधारण तक पहुंचाना है। विज्ञापन में तो क्या होता है, विज्ञापन में तो प्रायोजक द्वारा धन का भुगतान किया जाता है, लेकिन प्रचार में कोई भी संस्था है जिसके बारे में सूचना दी जा रही है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता, कि अपने आप ही जो है कोई वस्तु या कोई संस्था है उसके बारे में अपने आप ही लोगों को जानकारी हो जाती है। इन्हें फर्म से कोई मूल्य लिए बिना ही प्रकाशित व प्रसारित किया जाता है। कुछ न्यूज़ आ गई जैसे समाचार पत्रों में, तो वह इसलिए आई है क्योंकि वह जनता के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस हेतु जिसकी वह न्यूज़ है, जिसका वो सूचना है, उसके द्वारा किसी भी तरीके का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसी सूचनाएं प्रचार के अंतर्गत आती है। व्यक्तिगत विक्रय यानी
खुद प्रत्यक्ष रूप से जो है वस्तुओं के बारे में जानकारी देना व्यक्तिगत विक्रय के अंदर आता है। ग्राहक या उपभोक्ता के सम्मुख उत्पाद की प्रत्यक्ष प्रस्तुति ही व्यक्तिगत विक्रय है, यानी घर घर जाकर उत्पाद को बेचना, यानी फ्री सैंपल देना, उसके उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में बताना, यानी जो प्रत्यक्ष प्रस्तुति होती है उसे व्यक्तिगत विक्रय कहा जाता है। इसमें विक्रयकर्ता क्रेता को उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। औद्योगिक वस्तुओं के विकल्प के लिए यह सशक्त प्रवर्तन तकनीक है। जो औद्योगिक वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जो उद्योगों में काम में ली जाती है कच्चे माल के रूप में, ऐसी वस्तुओं के लिए, ऐसी वस्तुओं के प्रमोशन के लिए इस तकनीक को काम में लिया जाता है। फिर है विक्रय प्रवर्तन। विक्रय प्रवर्तन एक लघु अवधि के लिए दी जाने वाली अस्थायी प्रेरणा है। मतलब छोटी छोटी जो प्रेरणाएं दी जाती है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, जैसे सेल लगा दी या छूट दे दी या तीन की खरीद पर एक मुफ्त, इस तरीके से जो छोटी छोटी लघु अवधि की प्रेरणार्थक जो चीजें दी जाती हैं ताकि ग्राहक क्या हो, आकर्षित हो और अधिक से अधिक वस्तुओं का विक्रय हो। तो ऐसी टेक्निक्स जो होती हैं वह सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कहलाती हैं, विक्रय प्रवर्तन तकनीकें कहलाती हैं, जो नई वस्तुओं की खरीद और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करती है। जैसे उपहार हो गया, गिफ्ट दे दिया किसी प्रोडक्ट के साथ, छूट है, खेल है, इन सबको जो है इसमें शामिल किया जाता है। ये लघु अवधि के लिए दी जाने वाली एक प्रेरणार्थक सुविधा होती है जिसको देखकर ग्राहक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, वस्तु को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो आज हमने देखा विपणन मिश्र के तत्व, उनको निर्धारित करने वाले कारक, कि किन किन कारकों को ध्यान में रख के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, प्रवर्तन तकनीकें कितने प्रकार की होती है। थैंक यू।